हेलो फ्रेंड्स। 30 अप्रैल साल 1945 को बर्लिन के एक अंडरग्राउंड बंकर में एडोल्फ हिटलर खुद को गोली मार देता है और उसके डेथ के कुछ ही दिनों बाद जर्मनी सरेंडर कर देती है और अगस्त 1945 को ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और सोवियत यूनियन जर्मनी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए के हिसाब से एक प्रॉब्लम थी क्योंकि जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन सोवियट्स के हिस्से में आ रही थी और इसलिए ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि बर्लिन को भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन सोवियत यूनियन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसलिए 24 जून साल 1948 को सोवियत यूनियन ने वेस्ट बर्लिन के सारे सप्लाई लाइंस को ब्लॉक कर दिया ताकि वेस्ट बर्लिन में भुखमरी हो और अलाइड पावर्स उसे छोड़ दें। लेकिन सोवियत के इस ब्लॉकेड पर सारा पानी तब फिरता है जब अलाइड पावर्स डिसाइड करते हैं कि वो वेस्ट बर्लिन में एयरक्राफ्ट की मदद से सप्लाईज पहुंचाएंगे। और जब इस पर काम शुरू हुआ तो अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज पीक टाइम्स पर वेस्ट बर्लिन में हर मिनट एक एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा था। लगभग 2.3 मिलियन टन से भी ज़्यादा खाने और फ्यूल को वेस्ट बर्लिन में पहुंचाया गया और आज के दिन इसे बर्लिन एयरलिफ्ट के नाम से जाना जाता है। और बाद में चलकर और भी टेंशन बढ़ने लगे और सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में एक 45 साल की एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई और जिसे आज के दिन द कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। और चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कोल्ड वॉर को। और अभी अगर शुरू से शुरू करें तो सोवियत यूनियन और यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद 2 सुपर पावर्स बन गए थे और यूएसए के पास तो अपना एटॉमिक बॉम्ब भी था। और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद जर्मनी को हराने के बाद उसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिनमें से जो हिस्सा सोवियत यूनियन के हिस्से में था उसे पूरी तरह से कम्युनिस्ट बनाया गया और जो हिस्सा फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए के हिस्से में था उसे मेनली कैपिटलिस्ट बनाया गया। और अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या है, अगर इन दोनों के डिफरेंस को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। अभी कैपिटलिज्म में फॉर एग्जांपल कोई आदमी है तो वो खुद से किसी भी चीज़ को ओन कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। वो कोई भी बिजनेस अगर ओन करता है तो उसे जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी आदमी का होगा। लेकिन कम्युनिज्म में आप किसी भी चीज़ को ओन नहीं कर सकते, उसमें प्राइवेट ओनरशिप को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। अगर कोई आदमी है तो वो अपना घर तक ओन नहीं कर सकता, बिजनेस तो बहुत ही दूर की बात है। और कैपिटलिज्म में आप अपना प्रोफेशन खुद से चूज़ कर सकते हो, मतलब अगर आपको कोई पायलट बनना है तो वो आपकी मर्जी है, आप बन सकते हो। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर आपको जो भी जॉब मिलेगी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लेबर रिलेटेड काम दिया जाएगा। मतलब लेबर या मजदूरी जो है वो किसी भी कम्युनिस्ट सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल 70 to 90% सोवियत यूनियन की पॉपुलेशन लेबर रिलेटेड काम करती थी। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के डिफरेंस को ही पकड़ के बैठूं। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो कुछ आर्टिकल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके पढ़ सकते हैं। और अभी चलो टॉपिक को वापस से डिस्कस करते हैं। अभी वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद ये डिसाइड किया गया था कि जो भी टेरिटरीज अलाइड पावर्स ने कैप्चर करी हैं उनमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। लेकिन जो भी टेरिटरीज सोवियत यूनियन के कब्जे में थी, इंक्लूडिंग ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और यूगोस्लाविया, इन सब में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश किया गया। और एडिशनली ये जो टेरिटरीज अलाइड पावर्स ने कैप्चर करी थी इन्हें बाद में जाकर मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक सोवियत यूनियन के कब्जे में था और वेस्टर्न ब्लॉक मेनली यूएसए के कब्जे में था। और 12 मार्च साल 1947 को यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन यूएस कांग्रेस में स्पीच देते हुए ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को अनाउंस करते हैं। As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it. जिसकी मदद से सिंपली कम्युनिज्म को फैलने से रोका गया। मतलब जिन भी कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट अपराइजिंग्स देखने को मिल रहे थे उन कंट्रीज़ को पॉलिटिकल फंडिंग दी गई।
और इस सब का हमें एक नोटेबल एग्जाम्पल देखने को मिलता है ग्रीक सिविल वॉर में, जिसमें ग्रीक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के चलते यूएसए ने ग्रीक गवर्नमेंट को फाइनेंशियल और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड की। लेकिन दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने मीडिया के सामने, लोगों के सामने ग्रीक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज के लिए अपना सपोर्ट दिखाया, लेकिन उनको कोई मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की। और 5 जून साल 1947 को यूएसए मार्शल प्लान को अनाउंस करता है, जिसका मेन मोटिव वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से वेस्टर्न ब्लॉक में तबाह की गई इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमीज को दोबारा से बिल्ड करना था। और मार्शल प्लान के रिस्पॉन्स में सोवियत यूनियन सितंबर साल 1947 को कॉमन फॉर्म को अनाउंस करता है, जिसकी वजह से बेसिकली ईस्टर्न ब्लॉक के कंट्रीज़ पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल और भी मजबूत हो गया। और आगे चलकर 24 जून साल 1948 को सोवियट्स वेस्ट बर्लिन के सप्लाई लाइंस को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से बर्लिन एयरलिफ्ट की शुरुआत हो जाती है, जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी। और दूसरी तरफ चाइना में भी अपनी एक सिविल वॉर चल रही थी, जिसमें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज़ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रही थी। और इस सिविल वॉर में भी यूएसए और सोवियत यूनियन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। और 1 अक्टूबर साल 1949 को ये कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है। अभी जब चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी पावर में थी, तो कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना के बीच में सीनो सोवियत ट्रीटी साइन करी जाती है, जिसकी मदद से ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। और 4 अप्रैल साल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसका मेन मोटिव ये था कि यूरोप को सोवियत यूनियन से बचाया जा सके। और नेटो के इस्टेब्लिश होते ही यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में टेंशन्स और भी बढ़ने लगे, क्योंकि सोवियत यूनियन ने नेटो को एक डायरेक्ट चैलेंज की तरह परसीव किया और सोचा कि यूएसए सोवियत यूनियन की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। और 29 अगस्त साल 1949 को ड्यूरिंग चाइनीज सिविल वॉर सोवियत यूनियन अपना खुद का सक्सेसफुल एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करता है, जिसकी वजह से यूएस कांग्रेस में एब्सोल्यूट अर्थक्वेक्स आने लगते हैं, क्योंकि जब सिर्फ यूएसए के पास एटॉमिक बॉम्ब था तो सारी कंट्रीज यूएसए से डरते थे, लेकिन अब यूएसए खुद डरने लगा था। अभी टाइम में अगर थोड़ा पीछे जाएं तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोरिया जापान के कब्जे में था, और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद सोवियत यूनियन और यूएसए ने कोरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल था और साउथ कोरिया पर यूएस का। लेकिन 25 जून साल 1950 को सोवियत यूनियन और चाइना की मदद से नॉर्थ कोरियन फोर्सेस साउथ कोरिया पर एक सरप्राइज अटैक करते हैं, और सिर्फ 3 दिनों के अंदर साउथ कोरिया की कैपिटल सोल पर कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन 25 जून साल 1950 को, जिस दिन नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला किया, उसी दिन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास की और कहा कि नॉर्थ कोरिया अपने सारे ट्रूप्स को साउथ कोरिया से विड्रॉल कर ले। लेकिन जब नॉर्थ कोरिया ने बात नहीं सुनी तो यूनाइटेड नेशंस ने 12 अलग अलग कंट्रीज से ट्रूप्स को मिलाकर एक आर्मी बनाई और साउथ कोरिया की मदद करने के लिए भेज दी। और यूएन फोर्सेस की मदद से साउथ कोरियन आर्मी ने नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को ऑलमोस्ट चाइना की बॉर्डर तक पीछे धकेल दिया था। लेकिन नवंबर 1950 को एस्टिमेटेड 2 से 10 लाख चाइनीज़ ट्रूप्स यूएन फोर्सेस पर हमला करते हैं और उन्हें ऑलमोस्ट 38 पैरेलल तक पीछे धकेला जाता है, जहां पर जाकर एक स्टेलमेट की सिचुएशन बन जाती है और कोई भी साइड एक दूसरे के ऊपर कोई मेजर विक्ट्री हासिल नहीं कर पा रही थी। और इसलिए 27 जून साल 1953 को नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में एक आर्मिस्टिस साइन करी जाती है, जिसकी मदद से कोरियन वॉर फाइनली ख़त्म होती है। और इसी टाइम के अराउंड स्पेसिफिकली 20 जनवरी साल 1953 को ड्वाइट डी आइजनहावर यूएसए के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसे ब्रेन हैमरेज हो गया था, मेनली बिकॉज स्टालिन ने अपने आसपास के सारे सीनियर डॉक्टर्स को अरेस्ट करवा दिया था, और जो बच गए थे वो स्टालिन का इलाज करने से बहुत डरे हुए थे। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस सजेस्ट करते हैं कि स्टालिन की तबीयत कई महीनों से ख़राब थी, लेकिन उसके क्लोजेस्ट एडवाइजर्स ने उसके अजीबोगरीब डिसीजंस को देखते हुए मेडिकल हेल्प लेने में जानबूझ के देर कर दी। लेकिन जो भी हो, स्टालिन की डेथ ने सोवियत यूनियन को पूरी तरह से हिला के रख दिया। इसलिए नहीं कि सोवियत यूनियन का लीडर नहीं रहा, बल्कि इसलिए भी कि अब नेक्स्ट लीडर किसको बनाया जाए। बेसिकली सोवियत यूनियन में एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। और इस पूरे पावर स्ट्रगल में मेन फिगर थे निकिता क्रूश्चेव।
क्योंकि स्टालिन की डेथ से पहले ही क्रूश्चेव के पास कम्युनिस्ट पार्टी में एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन थी और स्टालिन की डेथ के बाद उसने उस पोजीशन का इस्तेमाल करके अपने ऑपोजिशन को चुप कराना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से वो धीरे धीरे सोवियत यूनियन का कंट्रोल अपने हाथों में लेता गया। मीनवाइल साउथ ईस्ट एशिया में टेंशन्स बहुत तेज़ी से एस्केलेट कर रही थी, जिसके चलते कई सारी एग्रीमेंट्स साइन करी गई नोन एज दी जेनेवा अकॉर्ड्स, जिसकी मदद से वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से फ्रेंच रूल ख़त्म होता है और ये तीनों स्टेट्स इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। लेकिन इन एग्रीमेंट्स में से एक एग्रीमेंट ये थी कि वियतनाम को 17 पैरेलल के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा, जिनमें से एक हिस्सा इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर हो ची मिन के अंडर कम्युनिस्ट बन गया, लेटर नोन एज द नॉर्थ वियतनाम, और साउथ वियतनाम में एक एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई, जिसे यूएसए और उसके एलाइज की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाने लगा। बेसिकली अब वियतनाम को 2 कंट्रीज़ में डिवाइड किया गया था, नॉर्थ और साउथ वियतनाम। और 1955 तक निकिता क्रूश्चेव सोवियत यूनियन का पूरा कंट्रोल लेने के लिए काफ़ी कुछ कर चुका था, जैसे कि डीस्टैलिनाइजेशन, जिसमें स्टालिन को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया और जो लोग अब भी स्टालिन की तारीफ़ करते थे उन्हें बहुत सख्त सज़ाएं दी जाती थी। अभी सोवियत यूनियन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि हर वो स्टेट जो ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, और इसका एक नोटेबल एग्जांपल हमें देखने को मिलता है साल 1956 की हंगेरियन रेवोल्यूशन में, जब हंगरी में रेवोल्यूशनरीज प्रोटेस्ट करने लगते हैं और इवेंचुअली 23 अक्टूबर साल 1956 को हंगरी को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि 10 नवंबर साल 1956 को सोवियत यूनियन हंगरी पर दोबारा से कब्जा कर लेता है। लेकिन इस रेवोल्यूशन की मदद से दुनिया भर को पता चलता है कि जो भी कंट्रीज ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा हैं वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि सोवियत यूनियन उनकी कंट्री को कंट्रोल कर रहा है, और इसलिए सोवियत यूनियन ईस्टर्न ब्लॉक की सारी कंट्रीज पर अपना कंट्रोल और भी मजबूत करने लगता है। और दुनिया भर को जितना इस रेवोल्यूशन ने हैरान किया था, उससे काफ़ी ज़्यादा एक और चीज़ हैरान करने वाली थी, द लॉन्च ऑफ स्पुतनिक, दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसने धरती को ऑर्बिट किया हो। On October the 4th, 1957, while the Americans were still finalizing their plans, Sputnik was launched. स्पुतनिक को सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर साल 1957 को लॉन्च किया था, और इस लॉन्च के रिस्पांस में लगभग एक साल बाद 29 जुलाई साल 1958 को यूएसए की तरफ से नासा को इस्टेब्लिश किया जाता है। अभी यूएसए के लिए अगर स्पुतनिक का लॉन्च एक प्रॉब्लम थी, तो अभी यूएसए में एब्सोल्यूट अर्थक्वेक्स आने वाले थे, क्योंकि साल 1958 को यूएसए के नाक के नीचे क्यूबा में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज उभर कर आते हैं, लेड बाय फिडेल कैस्ट्रो, और बहुत सारा टाइम और मेहनत लगाने के बाद 1 जनवरी साल 1959 को क्यूबा पर फिडेल कैस्ट्रो और उसके कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज कब्जा कर लेते हैं। और यूएसए के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब क्यूबा में भी कम्युनिज्म का रूल था और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि सोवियत यूनियन और क्यूबा के बीच में दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। और अगर आप अभी सोच रहे हैं कि क्यूबा का कम्युनिस्ट बन जाना यूएसए के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा सब्र करो, अभी और भी है। देखो, जब क्यूबा कम्युनिस्ट बना तो ये तो क्लियर था कि यूएसए के खिलाफ सोवियत यूनियन क्यूबा को इस्तेमाल करेगा, और ऐसा हुआ भी सही। लेकिन प्रॉब्लम्स तो अक्टूबर साल 1962 में शुरू होती हैं, जब यूएसए के कुछ स्पाई प्लेन्स क्यूबा के ऊपर से कुछ पिक्चर्स लेते हैं, तो उन पिक्चर्स में साफ दिख रहा था कि सोवियत यूनियन ने अपने मिसाइल्स को क्यूबा में डिप्लॉय कर दिया है, और अब अगर क्रूश्चेव गलती से भी चाहे तो यूएसए को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। और यूएसए को भी इस बात का डर था, क्योंकि जैसे ही कैनेडी को इस बात का पता चलता है कि क्यूबा में सोवियत मिसाइल्स को डिप्लॉय किया जा चुका है, तो वो इमीडिएटली ऑर्डर देते हैं कि क्यूबा को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, नेवी से ब्लॉक कर दो, ताकि कोई भी और सोवियत शिप क्यूबा में एंटर ना कर सके। और एस्टिमेटेड 1,20,000 इन्वेजन ट्रूप्स को फ्लोरिडा के कोस्ट पर स्टेशन किया जाता है, जस्ट इन केस अगर क्यूबा को इन्वेड करना पड़े। और ये नौबत आ भी जाती है 27 अक्टूबर साल 1962 को, जब कुछ यूएस शिप्स ने देखा कि एक सोवियत सबमरीन ब्लॉकेड लाइन के बहुत करीब आ रही है, तो उन्होंने उसे ऑर्डर दिया कि वो थोड़ा पीछे हो जाए। और ना ही यूएस नेवी को ये पता था और ना ही कैनेडी को कि इस सबमरीन में न्यूक्लियर टॉर्पीडोज रखे हुए हैं, और अगर इस सबमरीन के कैप्टन, पॉलिटिकल ऑफिसर और एक तीसरे ऑफिसर की इजाज़त मिल जाए तो इन टॉर्पीडोज को लॉन्च किया जा सकता है। और जब B-59 सबमरीन ने यूएस नेवी की तरफ से भेजी हुई सिग्नल्स को रिसीव किया, तो उन्हें लगा कि उन पर हमला किया जा रहा है,
और उस सबमरीन के कैप्टन और पॉलिटिकल ऑफिसर ने इमीडिएटली ऑर्डर दिया कि न्यूक्लियर टॉर्पीडोज को लॉन्च किया जाए, लेकिन उनमें से तीसरे ऑफिसर वैसिली आर्किपोव ने इन टॉर्पीडोज को लॉन्च करने से मना कर दिया। और जैसा कि सोवियत नेवी के रूल्स थे कि सबमरीन के तीनों ऑफिसर्स की इजाज़त होनी चाहिए न्यूक्लियर टॉर्पीडोज को लॉन्च करने की, लेकिन उनमें से अब अगर एक ने मना कर दिया तो इन टॉर्पीडोज को लॉन्च नहीं किया गया, क्योंकि आर्किपोव को ये कंफर्म नहीं था कि वॉर सच में शुरू हो गई है या नहीं, और सबमरीन के कैप्टन वैलेंटाइन सवेट्स्की तो सिर्फ एक तुक्का लगा रहे थे। और थैंकफुली इस इंसिडेंट के सिर्फ एक दिन बाद 28 अक्टूबर साल 1962 को निकिता क्रूश्चेव अनाउंस करता है कि वो क्यूबा से अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को हटा देंगे अगर यूएसए क्यूबा को इन्वेड ना करे तो। लेकिन 22 नवंबर साल 1963 को यूएसए के जाने माने प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट किया जाता है, और ये चौथी और आखिरी बार था कि किसी यूएस प्रेसिडेंट को असैसिनेट किया गया हो। लेकिन कैनेडी ने अपने मरने से लगभग 3 साल पहले दुनिया भर से ये वादा किया था कि 1970 से पहले वो इंसानों को चांद पर लैंड करवाएंगे। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. और कैनेडी के इस वादे को पूरा किया जाता है जब नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद पर कदम रखते हैं। और ऑल्ड्रिन और आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर कदम रखा तो ये तो सबको कंफर्म था कि इस डेट को हिस्ट्री के गोल्डन पेजेस पर लिखा जाएगा एज 20 जुलाई साल 1969।